Hi, so this is day number 13, 9 p.m. quiz, multiple choice questions and your doubts. See, पॉलिटी सेक्शन है. पहला सवाल है, विद रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, इंडिया में द पार्लियामेंट हैज एन अथॉरिटी टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो अमेंड कर सकती है एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोवेरेनिटी, मतलब पार्लियामेंट इंडिया में सोवेरेन होती है. यू हैव टू टेल इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. तो सी, पहला स्टेटमेंट क्या है, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है टू अमेंड एनी. एक्सट्रीम सेंटेंस है एनी. एक्चुअली एक होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकती है. सो एनी पार्ट इज रॉन्ग. सेकेंड यहाँ लिखा था पार्लियामेंट सोवेरेन होती है, तो पार्लियामेंट सोवेरेन नहीं होती. अनलाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सोवेरेन. इंडिया में जो सोवेरेन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन. सो द राइट आंसर हियर इज डी. ये दोनों के दोनों गलत हैं. ये भी गलत है, ये भी गलत है. करेक्ट पूछा था तो नन ऑफ देम इज द राइट ऑप्शन. ओके, अब ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइट टू इंटरनेट. राइट टू इंटरनेट. राइट टू एक्सेस द इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट included in the freedom of expression under Article 19 of the Indian Constitution and hence cannot be restricted. तो मतलब राइट टू जो इंटरनेट है, इंटरनेट आज की डेट में बहुत एसेंशियल चीज़ है. तो राइट टू इंटरनेट है, क्या ये एक फंडामेंटल राइट है जो इंक्लूड किया जाएगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 में. सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज इनडेफिनेटली इज ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ टेलीकॉम रूल्स. तो इनडेफिनेट सस्पेंशन अगर इंटरनेट सर्विसेज का हो रहा है तो ये वायलेशन है टेलीकॉम रूल्स का. सो यू हैव टू टेल इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. सी, जो सेकंड स्टेटमेंट है सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज इनडेफिनेटली, अगर इनडेफिनेटली हो रहा है तो ये टेलीकॉम रूल्स भी होते हैं जिसमें लिखा होता है टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करना है. बीच में अगर कुछ ब्रेकेज फेलियर हुआ तो उसको एज सून एज पॉसिबल रीस्टोर भी करना होता है. इनडेफिनेटली है तो वो ऑब्वियसली वायलेशन हो जाएगा टेलीकॉम रूल्स. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू. फर्स्ट स्टेटमेंट में राइट टू इंटरनेट फंडामेंटल राइट कहा, अंडर आर्टिकल 19 कहा, बट ये क्या लिखा है कि कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड. जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये क्वालिफाइड होते हैं. दे कैन ऑलवेज बी रिस्ट्रिक्टेड, देयर कैन ऑलवेज बी सम रिस्ट्रिक्शन. सो ये क्वालिफाइड होते हैं. सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, सेकेंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है. सो द राइट ऑप्शन इज बी, टू ओनली. हमेशा स्टेटमेंट पूरा पढ़ना है एंड के बाद भी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट होते हैं ये टोटैलिटी में देखे जाते हैं. टोटैलिटी में राइट है, टोटैलिटी में रॉन्ग है. आधा राइट आधा रॉन्ग नहीं. सो टोटैलिटी. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू. ऑलराइट, अब ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. राइट टू कास्ट वोट इज द फंडामेंटल राइट. जो वोट है, वोट डालना एक फंडामेंटल अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है, मूलभूत अधिकार है. Persons under trial are allowed to cast their votes through postal ballots. यहाँ persons under trial है, ये under trial persons है. under trial क्या होते हैं, जिनके ऊपर उनको से अरेस्ट डिटेन कर लिया गया है और उनका अभी सुनवाई चल रही है. अभी उन पे चार्ज प्रूव नहीं हुआ है, अभी सुनवाई चल रही है, तो वो अंडर ट्रायल है. तो अगर आप अंडर ट्रायल हो तो आप अपना वोट डाल सकते हो. Persons under preventive detention are allowed to cast their votes through postal ballots. तो अगर जो preventive detention, because इंडिया में preventive detention का भी है, कोई गुनाह करे उससे पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, preventive detention. तो क्या वो postal ballot से वोट डाल पाएगा. अब सी, जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट जो है ये एब्सोल्युटली ट्रू है, बिकॉज ये प्रिवेंटिव है. अभी आज की डेट में क्राइम किया नहीं है, पॉसिबिलिटी थी. आज की डेट में जब क्राइम हुआ ही नहीं है तो आप उसको किस बेसिस पे वोट डालने से डिप्राइव करोगे. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड है, बट द आयरनी इज अंडर ट्रायल इज नॉट अलाउड. अंडर ट्रायल इज नॉट अलाउड. और इंडिया में बहुत बड़ी संख्या होती है अंडर ट्रायल दिस प्रिजनर्स का, तो वो डिप्राइव हो जाते हैं अपने, दिस पोस्टल बैलेट भी उनको अलाउड नहीं है, वो डिप्राइव हो जाते हैं अपने राइट से.
तो राइट टू कास्ट वोट जो है ये एक फंडामेंटल राइट है, तो ये ट्रू हुआ, ये जो है गलत हुआ, ये ट्रू हुआ, सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी. नो, द राइट ऑप्शन हियर इज सी. यस, द राइट ऑप्शन हियर इज सी. दिस इज ट्रू एंड दिस इज रॉन्ग. ओके, अंडर ट्रायल्स को वोट डालने का अधिकार नहीं है, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन को वोट डालने का अधिकार है. सो द राइट आंसर इज सी. और यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो राइट टू कास्ट वोट है ये एक फंडामेंटल राइट है. ऑल राइट, ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following species are the endemic species of India? Endemic का मतलब होता है वो केवल इंडिया में मिलेगी, इंडिया में. Endemic species of India: हिमालयन बोर, पिग्मी हॉक, मालाबार सिवेट, संगाई डियर. पहला है हिमालयन बोर, तो ये हिमालयन बोर कहाँ मिलना चाहिए? हिमालय में. पिग्मी हॉक भी इंडिया में मिलता है, मालाबार सिवेट भी है, संगाई डियर भी है. अब देखो हिमालयन बोर है, अब हिमालयन एंडेमिक एक्सक्लूसिव इंडिया तो है नहीं, तो हिमालयन बोर भी एक्सक्लूसिव इंडिया कैसे हो सकता है? तो 1 नहीं होगा, तो दिस ऑप्शन इज गॉन. पिग्मी हॉग जो है ये नॉर्थ ईस्ट में है, और पिग्मी हॉग इंडिया और से कुछ भूटान में भी जाता है, तो ये भी अगेन एक्सक्लूसिव एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया कहना डिफिकल्ट होगा. तो जो 2 है ये भी गया, सो दिस इज गॉन, दिस इज ऑल्सो गॉन. मालाबार सिवेट, मालाबार सिवेट, अब मालाबार सिवेट मतलब मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट मतलब केरला, इस साइड है. अब ये मालाबार सिवेट है, इधर तो समुद्र है, इतना कहीं ट्रेवल होगा नहीं, तो ये तो एंडेमिक होगा इंडिया का, तो 3 हैज टू बी देयर, बट 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. संगई डियर जो होता है ये भी फुमडीज जो होती है मणिपुर, तो यहाँ संगई डियर भी एंडेमिक है. सो द राइट आंसर इज ए. ओके, ए. 3 and 4. ऑल राइट, अब ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स लेक्स की हैबिटेट स्पीशीज. मैच द फॉलोइंग है. चिलिका लेक में इरावदी डॉल्फिन है, लोकटक लेक में संगई डियर है, सांभर लेक में सांभर डियर है, कोलेरू लेक में स्पॉट बिल्ड पैलिकन्स है. यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. कई बार यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी की एक हैबिट होती है कि वो ना मतलब एक जनरल जो साइकोलॉजी होती है स्टूडेंट्स की, यूपीएससी एट टाइम्स ट्राई टू प्ले विद इट. वो मतलब ऐसे ट्रैप्स सेट करती है ताकि आप उसको देखते ही तुरंत उस ट्रैप में आप उसमें उसको टिक कर दो. जैसे सांभर डियर, सांभर लेक, दिस इज अ ट्रैप. सांभर डियर, सांभर लेक, दिस इज अ ट्रैप. सांभर लेक कहाँ है? राजस्थान में. सांभर एक डियर का फॉर्म होता है, सांभर डियर. दिस इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर. अगर यहाँ होता भी तो ब्लैक बक जैसी कोई चीज होनी थी, सांभर डियर तो होगा नहीं यहाँ पे. सो 3 इज नॉट पॉसिबल. This is wrong, this is wrong, this is wrong. The right answer is B. So what I always tell you, presence of mind का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. अगर आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप चीज़ों को बहुत एनालिटिकली देखते हो, गलतियां पकड़ने में माहिर हो, आप बहुत अच्छा करोगे प्रीलिम्स में. इट डजेंट मैटर आपने कितना पढ़ा है. और ये जो चीज़ होती है इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं करनी होती. जस्ट आप स्लीप डिप्राइव्ड मत होना जब एग्जाम लिखने जाओ, फुल कॉन्फिडेंस में जब एग्जाम हॉल में एंटर करो तब होना, और जो पेपर लिखो 2 आवर्स में हर क्वेश्चन को उतनी ही सिंसियरिटी से करना कि यही क्वेश्चन आपका कट ऑफ क्लियर कराने वाला है. आपका देखना पेपर बहुत अच्छा जाएगा. ओके, तो देखो चिलिका में इरावदी डॉल्फिन है, ट्रू. लोकटक में संगई है, सांभर डियर नहीं है, कोलेरू में स्पॉट बिल्ड पेलिकन है. सो द राइट आंसर हियर इज 1, 2 and 4, बी. ओके, अब ये बताइए, which of the following is our function served by wildlife corridors? Wildlife corridors काफी न्यूज में है बिकॉज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन राइज. ये फैसिलिटेट करते हैं इन सर्वाइवल ऑफ लॉन्ग रेंजिंग स्पीशीज. फैसिलिटेट, लुक एट द वर्ड, चॉइस ऑफ वर्ड. दे हेल्प इन मेंटेनिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज. हेल्प कर रहे हैं, ऑब्वियसली वाइड स्प्रेड हो रहा है, लॉन्ग रेंज हो रहा है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में भी हेल्प होगा. दे हेल्प इन रिड्यूसिंग मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्वियसली ट्रू. तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. अभी यहाँ पर दिस मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर में ऐसे टाइगर्स के लिए एक ऐसा बहुत बड़ा दिस कॉरिडोर बनाया है. कॉरिडोर मतलब जो रोड है ना, वो एलिवेटेड रोड निकाला है ताकि नीचे से टाइगर्स एटसेट्रा एनिमल इजीली पास कर पाए.
तो ऐसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाते हैं, बिकॉज जैसे टाइगर हुआ, लायन हुआ, इनको बहुत बड़ा रेंज चाहिए घूमने के लिए। जैसे हैबिटेट H1 है, हैबिटेट H2 है, तो इनको एक कॉरिडोर चाहिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए, सेफ एंड सिक्योर कॉरिडोर। सो दिस इज डी। ओके, अब with reference to the August offer and the Cripps mission proposal, consider the following statements. 1940s का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, August offer and Cripps mission. Cripps mission promised dominion status for India after the Second World War, while the August offer was silent on this issue. Both held that the making of a new constitution would be solely in Indian hands. Both were made during the prime ministership of Winston Churchill. तो ये तो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है और वर्ल्ड वॉर 2 में विंस्टन चर्चिल लीड कर रहे थे इंग्लैंड को, सो ये तो ट्रू होना चाहिए। बोथ वर मेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ विंस्टन चर्चिल। इन दोनों स्टेटमेंट में अब देखते हैं। दोनों ने कहा मेकिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी सोलली इन इंडियन हैंड। ये एक साथ इतना जल्दी नहीं होता है, हमेशा जो ब्रिटिशर्स देते थे ना रिलैक्सेशन, वो ग्रेजुअल देते थे। तो पहले अगस्त ऑफर आया, फिर क्रिप्स मिशन आया। अगस्त ऑफर में बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ऐसे बता दिया इंडिया को, बट बाद में ये कहा कि सोलली इंडियंस बनाएंगे, इंडियन को प्लीज करने के लिए। सिमिलरली जो डोमिनियन स्टेटस है वो दोनों में कहा गया था, अगस्त में भी कहा था, क्रिप्स में भी कहा था, और इसलिए दोनों के दोनों फेल भी हो गए थे, अगस्त भी और क्रिप्स भी। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है कि एक में डोमिनियन कहा और अगस्त में नहीं कहा, दिस इज रॉन्ग। देन जो सेकंड स्टेटमेंट है कि नया कॉन्स्टिट्यूशन सोलली इन इंडियन होगा, ये दोनों में नहीं, ये क्रिप्स में कहा गया था, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ट्रू। ओके, तो एक स्टेटमेंट भी आया था ना, फेलिंग बैंक का कोई चेक है, ऐसा कोई बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, क्या है वो और किसने दिया है, कि ये जो है जो ऑफर दे रहे हैं ये, बिकॉज इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स पिट रहे थे, जापान का एडवांसमेंट हो रहा था, ऐसा लग रहा था ब्रिटिश हार जाएंगे, तो फेलिंग बैंक यहाँ पे प्रोमिसेस कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो लाइक दैट, सो द पॉइंट इज 3 ओनली, दिस इज ओनली ट्रू। अब ये बताइए, लॉर्ड कर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट 2-3 जो हैं वाइसरॉय जनरल, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कर्जन जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसीलिए 1905 से लेके 1947 बहुत अच्छे से पढ़ना है, सबसे ज्यादा सवाल यहाँ से आने के चांसेस होते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट हुआ, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बना, इंडियन प्रेस एक्ट आया, इंपीरियल कैडेट कोर बना, देन इंडियन काउंसिल एक्ट आया। अभी इंडियन काउंसिल एक्ट तो काफी पहले आ गया था, दिस इज लाइक 92 समथिंग में आया था, लॉर्ड कर्जन तो तब थे नहीं, तो 6 तो होने से रहा, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, 1 2 3 5 1 3 एंड 4। ओके, इंपीरियल कैडेट कोर इज यस, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ, और जो प्रेस एक्ट है, प्रेस एक्ट भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे नहीं होगा, ये 1910 समथिंग में आएगा। सो द राइट आंसर हियर इज बी, 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5, ये जो दोनों हैं ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे नहीं आए। प्रेस एक्ट 1910, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ऑलराइट, अब ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द रीजन फॉर राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिस्ट का राइज क्यों हुआ? फेलियर ऑफ मॉडरेट्स टू विन सक्सेस बाय इंडियन काउंसिल एक्ट। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था रिवीजन क्लास, वो जो जीएस रिवीजन के है ना, जो पीडीएफ मैंने शेयर किया है उसको एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेना, वो कोई रैंडम पीडीएफ नहीं है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगे जो आ सकते हैं वो उसका एक कंपाइलेशन है, तो उसको एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेना 1 या 2 दिन के टाइम पे, उससे काफी हेल्प मिलेगा आपको। जैसे मॉडरेट्स की बात है, फेलियर ऑफ मॉडरेट्स टू विन सक्सेस बाय इंडियन काउंसिल एक्ट, तो मॉडरेट्स थे वो फेल हो गए, सक्सेस नहीं मिला उन्हें, इंडियन काउंसिल एक्ट कोई सक्सेस नहीं हुआ। एक्सप्लॉइटेटिव ब्रिटिश पॉलिसी विच डिग्रेडेड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल एंड द रूसो जापानीज वॉर, तो ये 3 चीज है, अब आपको बताना है इन तीनों में से करेक्ट क्या है। देखो, ये रूसो जापानीज वॉर हुआ ना, जापान ने रशिया की पिटाई कर दी, तो इससे क्या हुआ, एक ऐसा सेंटिमेंट आया कि एक एशियन कंट्री भी यूरोपियन कंट्री को मतलब हरा सकती है, तो कॉन्फिडेंस हाई हो गया। ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन थे तो इनफ इज इनफ हो गया था, अब इकोनॉमी की इतनी डिफिकल्टी हो रही थी कि फाइट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, और मॉडरेट्स इतने रिजल्ट्स ला नहीं पा रहे थे, तो अगेन एक्सट्रीमिस्ट ने बोला अब हमें काम करने दो। सो द पॉइंट इज द राइट आंसर हियर इज टी। ओके, अब ये बताइए,
The type of inflation which considers the prices of all goods and services except food and energy. मतलब ये एक ऐसा इन्फ्लेशन है जो सारी प्राइसेस को कंसिडर कर रहा है बट फूड और एनर्जी को नहीं कर रहा, बिकॉज फूड और एनर्जी जो होता है इसमें फ्यूल भी आ जाएगा, ये काफ़ी वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल फ्लक्चुएटिंग होता है, तो ये इन्फ्लेशन इन दोनों को कंसिडर नहीं कर रहा है। तो ये कौन सा इन्फ्लेशन है? स्ट्रक्चरल, गैलपिंग, डिमांड पुल, कोर। डिमांड पुल कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएगा? ये तो केवल डिमांड ड्रिवन है। गैलपिंग मतलब घोड़े की तरह बहुत तेजी से चल रही है इन्फ्लेशन, ये इस चीज को डिफाइन नहीं कर रहा है। स्ट्रक्चरल मतलब कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है, नो। कोर बताता है, कोर में हम ये वोलेटाइल चीजें नहीं रखते और जो बेसिक कोर चीजें हैं उसको देखते हैं, तो वो ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर बताता है इन्फ्लेशन का। तो आरबीआई भी तक कोर का ही बहाना मार रही थी कि हमारा इन्फ्लेशन इतना हाई दिख रहा है बट एक्चुअली में कोर इन्फ्लेशन इज वेरी लो, बट अब वो एक्सक्यूज भी नहीं चलेगा बिकॉज कोर इन्फ्लेशन भी हाई जा रहा है। सो द पॉइंट इज डी। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आएगा। Increase in the tax expenditure by the government of India in the economy may lead to tax expenditure, increase in the tax to GDP ratio, decrease in indirect subsidies given by the government, increase in personal disposable income, and decrease in public debt. Public debt. पहले मुझे लगता था when I started reading कि टैक्स एक्सपेंडिचर ऐसा कोई एक्सपेंडिचर होगा जो टैक्स कलेक्शन करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली टैक्स एक्सपेंडिचर ये नहीं होता, टैक्स एक्सपेंडिचर होता है बेसिकली टैक्स फोरगॉन। जैसे कई बार आप देखो 80C में या ऐसा कुछ छूट मिल जाती है आपको, या फिर वो टैक्स नहीं लिया, इस टाइप से। सो अगर आपको छूट मिल गई, तो जैसे 1.5 लाख का छूट मिल गया आपको, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बच गई, उतना टैक्स नहीं लगा तो आपके पास ज्यादा पैसे आ गए। सो द पॉइंट इज दिस इज सी। टैक्स एक्सपेंडिचर इज टैक्स फोरगॉन, जो कुछ छूट मिलती है 80C या समथिंग, जहाँ पे टैक्स लिमिटेशंस नहीं है, आपको कुछ रिलीफ दिया गया है, तो वो मतलब रिलीफ मिला तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, सी। ओके, अब ये बताइए नज थ्योरी क्या होता है? अब जैसे ये शब्द है ना, स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा, अगर इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा ना, वो तुरंत हिंदी में देगा, हिंदी में देखेगा नज मतलब क्या होता है, नज थ्योरी। Nudge theory recently seen in news refers to geopolitical theory to nudge Pakistan to take action against terrorists। अब nudge से क्या होगा? FATF ग्रे लिस्ट डाल दिया तब भी नहीं हो रहा है, तो nudge से तो कुछ नहीं होगा, तो दिस इज रॉन्ग। अ थ्योरी रिलेटेड टू सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, दिस इज अगेन नज नहीं होगा। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स थ्योरी रिलेटेड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, a theory to nudge countries to lower import tariff। This is a very far-fetched statement कि सारे countries को बोलो import tariff कम कर दे, no, actually ऐसा नहीं होता। So this is wrong। nudge theory ये होती है कि लोगों को एक थोड़ा मोटिवेट करो, जैसे मैं आपको बोलता रहता हूँ राइट आंसर। अभी आज की डेट में मैं बोल रहा हूँ MCQ सॉल्व करो, जितने MCQ सॉल्व कर सकते हो, पैनिक नहीं करो, लाइक दैट। तो ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स होती है, लोगों का, सरकार कोई नियम नहीं बना रही है, वो बस लोगों को एनकरेज कर रही है टू फॉलो अ सर्टेन थिंग, वो इकोनॉमिक थ्योरी है। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक थ्योरी। ओके, अब ये बताइए, Recently, Satyabhama portal was in news. It is related to what? Satyabhama। कई बार ऐसे रैंडम सवाल आ जाते हैं, ये 1 साल पुराना भी हो सकता है, 2 साल भी, 2.5, 3, 4 साल भी हो सकता है, इट्स अप टू UPSC। रिसेंटली सत्यभामा पोर्टल वॉज इन न्यूज। अब ये इसलिए भी बताया गया क्योंकि अभी काफी फिर से न्यूज में आ गए। मेडिसिन, माइनिंग, MSME, नन ऑफ द अबव। तो जो सत्यभामा पोर्टल है, दिस इज फॉर कोल्ड, स्पेशली कोल। अगर यहाँ पे कुछ और वर्ड होता तो हम माइनिंग कर सकते थे, बट यहाँ नन लिखा है ना, तो हम स्पेशली कोल को सही मानते हुए डी को करेक्ट आंसर बैठाएंगे। ओके, हमेशा ये ध्यान रखना है बेस्ट क्या हो सकता है। अब यहाँ नन दिया है तो बेस्ट नन है यहाँ पे, बिकॉज सत्यभामा इज प्राइमरली कोल। ओके, अब ये बताइए, बाइनियल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद UNEP, Yale University and Columbia University in collaboration with World Economic Forum, IUCN and WWF। तो ये जो बाइनियल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट है, ये रिलीज होती है बाय दिस बी। आप बताओ बाइनियल और बाय एनुअल में क्या डिफरेंस होता है? देयर इज अ डिफरेंस, ये बाइनियल है। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो दिस इज पुष्पा राज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेड सैंडलवुड,
Red sandalwood is a tree that is endemic to India and found in southeastern Ghats. इंडिया एंडेमिक है, साउथ ईस्टर्न है. जब भी ऐसे कंफ्यूजन आए ना डायरेक्शन का, इंडिया का मैप बना लिया करो. साउथ है, ईस्टर्न है, मतलब ये आंध्रा के कहीं दिखा रहा है. द ट्रीज ऑल्सो फाइंड एप्लीकेशन एज अ डाई एंड कलरेंट इन फूड. अब ऑब्वियसली कलरफुल है तो कुछ ना कुछ यूज हो ही जाएगा, डाई का भी, फूड में भी हो जाएगा. प्लस ये ट्री है, कोई हार्मफुल केमिकल तो है नहीं पॉसिबल, और ये डाई है. इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द रेड डेटा बुक. सबसे ईजी होता है ना इस टाइप के स्टेटमेंट को चेंज करके गलत बनाना. क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली हटा दो, एंडेंजर कर दो तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. बट जब क्रिटिकली होगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ऐसे ऐसे फ्रेम करने की कोशिश की जाती है स्टेटमेंट्स को. सो करेक्ट क्या होगा? ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये गलत है. सो द राइट आंसर हियर इज सी, 1 and 2. All right, so these are 15 questions for today. इसको आप quickly revise करो, कल morning में इसका PDF भी share कर दूंगा. All right, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.